हेलो एवरीवन। आज हमारी सीडीपी सीरीज़ का क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एचटेट, सीटेट और डीटीपीएसपी एग्ज़ाम्स और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भी करेंगे इसके अंदर मिक्स, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ये सीडीपी का पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं एचटेट में, सीटेट में पूरे 30 मार्क्स जो है वो कवर करता है सीडीपी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो इसकी थ्योरी के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा हमारा प्रिपरेशन हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। जब हम किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस की बात यहाँ हो रही है, तो एडोलेसेंस जो पीरियड है वो अकॉर्डिंग टू स्टेनले होल स्ट्रेस और स्टॉर्म की जो है वो अवस्था है। हम कहें संवेग और तूफान की अवस्था हम जिसको बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस बच्चे की बॉडी में आते हैं, फिजिकली और मेंटली भी बच्चा जो है अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करता है। मानसिक तौर पर भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं बच्चे के अंदर, तो इसीलिए इसे तूफान की अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता जो है वो किशोरावस्था की नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो संवेगों का आधिक्य बिल्कुल है। बहुत सारी इमोशंस, तरह तरह की इमोशंस बच्चे के अंदर होती हैं, वो समझ नहीं पाता कि वो उसके अंदर किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। और दूसरा है संग्रह की प्रवृत्ति, यानी हम बच्चा जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर दे, बहुत सारी कलेक्शन मतलब संग्रह करना शुरू कर दे किसी न किसी चीज़ का। और थर्ड है कल्पना की बहुलता, इमेजिनेशन पावर बच्चे की बहुत ज़्यादा होती है इस एज के अंदर। बच्चा जो है कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिनेशन करता है, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करता है। समायोजन का अभाव, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स वो बहुत ज़्यादा फेस करता है इस पीरियड के अंदर। तो इसमें जो ऑप्शन, जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सी विशेषता नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमें बी दिखाई दे रहा है, संग्रह की प्रवृत्ति। तो इसमें संग्रह की प्रवृत्ति का कोई यहाँ पर वो मेल नहीं खाता ऑप्शन के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों के प्रति व्यवहार के संदर्भ में आपका क्या विचार है। ये बच्चा किस तरीके का व्यवहार कर रहा है उसमें मतलब हमें जब भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढें। जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हमें कहीं ना कहीं वो हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव पॉइंट्स को हमें इग्नोर करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बालकों को यह अनुभव कराना कि वे हमसे छोटे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट शो करता है कि हम उन्हें शो करा रहे हैं कि हम बड़े हैं वो छोटे हैं, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकों से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, ये भी नेगेटिव है। बालकों को यथोचित प्यार एवं सम्मान प्रदान करते हुए उनके साथ घुल मिल कर बातें करनी चाहिए। बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है। बालकों को डांट फटकार करके नियंत्रण में रखना चाहिए, नहीं तो ये सर पर सवार हो जाते हैं। तो डांट फटकार यानी ये भी कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव पॉइंट है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बालकों को यथोचित प्यार एवं सम्मान प्रदान करते हुए उनके साथ घुल मिलकर बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस तकनीकी से निर्धारित होता है। तो हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हुए ही हमें क्वेश्चन के अंदर ही देखना है कि उसी के अंदर कुछ ना कुछ कीवर्ड छुपा होता है जो हमारा आंसर से मैच करता है। तो बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस तकनीक से निर्धारित होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है साक्षात्कार तकनीक, फिर है समाज मिति तकनीक, निरीक्षण तकनीक और जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक। तो हम बालक के समाजीकरण की बात कर रहे हैं, तो समाजीकरण से जो हमारा ऑप्शन रिलेट कर रहा है वो समाज मिति तकनीक, यानी कि समाज में किस तरीके से हमें एडजस्ट करना है, वो हम इस तकनीक के द्वारा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अध्यापक निम्न में से किस प्रकार से एक मुक्त चर है, यानी स्वतंत्र चर है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो 3 तरीके के वेरिएबल्स हम पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और जो हमारा मध्य चर जो हमारा होता है। एक स्वतंत्र चर होता है, एक जो है आश्रित चर होता है और एक मध्य चर होता है। तो स्वतंत्र चर जो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा टीचर होता है, डिपेंडेंट होता है टीचर पे स्टूडेंट,
तो वो हमारा आश्रित चर हो जाएगा। और मध्य चर यानी हमारा जो करिकुलम है जिससे टीचर और स्टूडेंट जो है वो इंटरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मुक्त चर की बात हो रही है, तो अध्यापक किस प्रकार से एक मुक्त चर है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें छात्रों के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा में अध्यापक के व्यवहार को अलग करके अध्ययन किया जा सकता है। अध्यापक के व्यवहार का मान किया जा सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन हम अगर हम देखें इसके अंदर, तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो टीचर के पास बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से वो बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है किसी भी तरीके से। और तो यहाँ पर जो हमें बेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो छात्रों के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ये किस अवस्था में है। तो अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करना यानी कि जो हीरो वर्शिप की बात करें हम, कि अपना एक आइडियल बना लेना और उसी के तरीके से काम करना, उसका अनुकरण करते हुए कार्य करना। तो यहाँ पर जब आदर्श के रूप में बच्चा किसी को भी अपना आदर्श बना लेता है, आदर्श के रूप में निर्धारित कर लेता है किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है जब हम एडोलेसेंस के बारे में पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, किशोरावस्था की एक विशेषता है हीरो वर्शिप। आदर्श के रूप में किसी भी व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना लेना और उसी का अनुकरण करते हुए ही व्यवहार करना, वो ये जो है हमारी किशोरावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए। तो हम अगर देखें कि अगर हमें बच्चे के अंदर कोई भी एबिलिटी को डेवलप करना है तो हमें जो बेस्ट हमारा तरीका होता है, बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, वो जो होती है हमारी कि हम बच्चे को किसी का एग्जाम्पल या खुद एग्जाम्पल के रूप में हम बच्चे के सामने रहें, या फिर हम किसी के एग्जाम्पल के थ्रू किसी की स्टोरी सुनाकर हम बच्चे को जो है उस बच्चे के अंदर उस एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर श्रम की बात कर रहे हैं, श्रम के महत्व के विकास का विकास कर रहे हैं बच्चे के अंदर। तो हम श्रमजीवी लोगों के अगर हम उदाहरण दें कि किस तरीके से जो है लोग मेहनत करते हैं और जो अपना मुकाम है उसे हासिल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो ज़्यादा सही दिखाई दे रहा है। छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सृजनशील बालकों का लक्षण कैसा होता है। सृजनशील बालकों यानी जो बच्चे क्रिएटिव हैं, सब जब हम क्रिएटिव बच्चे की बात कर रहे हैं यानी कि वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एक बच्चा क्रिएटिव है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि बच्चा जो क्रिएटिव होगा वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उसके अंदर होगी, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, अपने आसपास की वस्तुओं के प्रति वो ज़्यादा सजग रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक जो सृजनशील बालकों की होती है वो जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सॉरी, जिज्ञासा। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग हमें कब करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री जो हमारी टीचिंग एड्स है, हमारी ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, उनका प्रयोग हमें कब करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा शिक्षण सोपान की वस्तु के अनुकूल किया जाना चाहिए। हम जो टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग के दौरान जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके अनुकूल हम उसी से रिलेटेड जो हमारे टीचिंग एड्स हैं उनका यूज़ करें, उसी समय हम करें, या फिर हम केवल पाठ के आरंभ में करें, या तभी करें जब बच्चों में उसके प्रति उत्सुकता हो या उसके प्रभाव का मूल्यांकन कर लेने के बाद करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, शिक्षण सोपान की वस्तु के अनुकूल किया जाना चाहिए, कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम करें। हमें वो जो टीचिंग एड है स्टार्टिंग में करनी है या जब प्रेजेंटेशन हो या तब करनी है, या फिर एट द एंड हमें जो है उसका यूज़ करना है, वो हमें डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू टीचिंग मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा बालक के विकास में क्या महत्वपूर्ण है। तो हम कहें यहाँ पर
कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे के डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है वो हेरिडिटी का पड़ता है या एनवायरनमेंट का पड़ता है या दोनों का पड़ता है या भोजन का पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो दोनों का ही पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद किस पर बल देती है? यहाँ रचनावाद की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, निर्माणवाद की बात हो रही है। तो हम इससे रिलेटेड जो ऑप्शन है उसी को ही हम सर्च करेंगे। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण करने द्वारा जांच करने पर बल देता है, या शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्माण करने में, या निर्माण आया है, निर्माणवाद, रचनावाद। तो हम अगर ध्यान से देखिए ऑप्शन, तो रचनावाद जो है वो कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ की रचना या निर्माण करने पर बल देता है, या अपने दृष्टिकोण का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारा। जब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, तो हमें सबसे पहले इसी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। जो बेसिक जो चीज़ है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें ही ये चीज़ हम पढ़ते हैं कि जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है, बच्चे की लंबाई कितनी होती है, और बच्चे के अंदर जो बोन्स हैं वो कितनी होती हैं। इन सब चीज़ों का जो है हमें ज्ञान होना चाहिए। तो जन्म के समय बालक का भार जो है वो 6 से 8 पौंड होता है। एवरेज जो है 7 पौंड के करीब होता है, और 6 से 8 पौंड के बीच में बच्चे का भार होता है। नेक्स्ट है, बालक पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद बाकी सारा जो नियंत्रण है वो उसके बाद होता है। यह उदाहरण वृद्धि एवं विकास के निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट करते हैं, जब हम उसके अंदर पढ़ते हैं कि विकास की दिशा का सिद्धांत होता है कि सबसे पहले बच्चे का सर डेवलप हो रहा है, उसके बाहर के जो अंग है वो डेवलप हो रहे हैं, उसके बाद वो अंदर की तरफ जो है उसका अंदर के अंगों का विकास हो रहा है। तो ये प्रोक्सिमो डिस्टल जो डेवलपमेंट है कि जो वो हमारा बाहर से अंदर की तरफ होता है, विकास की दिशा का सिद्धांत। बी। नेक्स्ट है हमारा, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था है? सबसे कठिन काल अभी हमने बात की कि स्टैनली होल ने कहा कि जो एडोलेसेंस है, जो किशोरावस्था है, वो तूफान की अवस्था है। तो ये सबसे कठिन काल है जीवन का। इसमें बच्चा जो है अपनी पहचान का निर्माण कर रहा है, स्वयं को जानने की कोशिश करता है कि वो कौन है, उसे क्या कैसे समाज में एडजस्ट करना है, कैसे समाज में समायोजन स्थापित करना है, किस तरीके का व्यवहार उसे करना है, वो कन्फ्यूजन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे होता है। तो ये कठिन काल है सबसे ज़्यादा, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नई पाठ्यचर्या के अनुसार शुरू के सालों में किस कक्षा तक भाषा और गणित में अधिगम की कठिनाइयों को पहचानने और उपचारी काम को संबोधित करने की ज़रूरत है? तो शुरू के सालों की बात हो रही है, जब बच्चे का जो एकेडमिक पीरियड है वो स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ पर कितने सालों तक जो है बच्चे को जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, डायग्नोज करना, और साथ ही उन्हें रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उनको दूर करना, ये काम जो है उस करने की ज़रूरत होती है। तो शुरू के 4 साल जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशुअवस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालक अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं? जो यहाँ पिता के प्रति श्रद्धा का भाव जो है वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी यहाँ पर बात हो रही है जो बच्चा है वो पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है तो वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर, और अगर माता के प्रति श्रद्धा का भाव है तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक अच्छे शिक्षक के शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। तो क्योंकि इससे क्या प्रभावित होता है, इससे ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें बहुत सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज का पता होगा, टूल्स एंड टेक्निक्स का पता होगा, तो हमारा जो टीचिंग करने का तरीका है, शिक्षण का जो तरीका है वो और ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इफेक्टिव शिक्षण अधिक अधिक प्रभावशाली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो विकास कुछ समय के बाद रुक जाता है, या विकास वृद्धि का सूचक है, या विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, या विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से है। तो हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो हम बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, सर्वांगीण विकास की, संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है विकास, जिसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, मेंटल चेंजेस भी बच्चे के अंदर हो रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट और साथ ही कल्चरल डेवलपमेंट, हर तरीके का विकास जो है बच्चे का हो रहा है। तो हम संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है जो विकास। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्न में से कौन सा है। अनुशासन बनाए रखना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कक्षा से निकाल देना चाहिए, हमें नेगेटिव जो वर्ड्स है या नेगेटिव जो ऑप्शंस है उनको डिलीट करना है। तो हमारे पास बहुत आसानी से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सामने आ जाएगा। अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कक्षा से निकाल देना चाहिए। तो ये हमें बच्चों को सुधार करना है, हमें अनुशासन बनाए रखना है, तो यहाँ निकालने की बात तो हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट है शिक्षण कार्य रोचक हो तो अनुशासनहीनता खुद ही स्वतः समाप्त हो जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखना है, ताकि बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व हों, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये कहीं ना कहीं सही है। अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, पेरेंट्स को जो है बताना चाहिए। नेक्स्ट है अनुशासनहीन छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान करके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर बी है, कि हमें अपनी वे ऑफ टीचिंग जो है उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, ताकि बच्चे उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जो क्लास में इनडिसिप्लिन की समस्या है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो यही आज हमारा इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपके लिए जो कोट है वो, जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तो जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है हमारा अपने ऊपर विश्वास, हमारा अपने ऊपर यकीन, हमारी फेथफुलनेस, कि अगर हम चाहें हम कर सकते हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, और वो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आएगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखते हुए ही अपनी तैयारी को जारी रखें, ताकि हमारे जो आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वो सभी के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।